Hello students, I am Ankita Jain from Team Clat Prep and welcome you back in a कर लो बात सेशन। तो आज हम कर लो बात सेशन में आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट रहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है एक, जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड व्हाट इज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैम सिमिलर तो होते हैं हमेशा, तो है क्या डिफरेंस इसके अंदर, ये क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछे जाते हैं। तो सो आई थॉट कि इसका एक वीडियो बनना चाहिए आप लोगों के लिए एंड आई विल इलैबोरेट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट देयर इज अ लॉट मेनी डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो क्या होता है, तो दो तरीके, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट, दोनों वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करें चाहे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है, बट दे आर टोटली फॉल अंडर अ डिफरेंट लीगल कॉन्सेप्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी बात पर शर्त लगाई, फॉर एन एग्जाम्पल आई बेट ऑन अ क्रिकेट मैच, क्या कि इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी। तो आई हैव बेट कि इंडिया जीतेगी एंड माय फ्रेंड इज लाइक ऑन कि पाकिस्तान जीतेगा। तो वी हैव बेट एंड वी विल हैव प्रॉमिस कि अगर दोनों में से जो जीतेगा विल गेट द 2000 रुपीज। ओके डन। तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या किसके अंदर फॉल करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इफ आई हैव टेकन अ इंश्योरेंस ऑन अ कार, अगर कार का कभी एक्सीडेंट होता है तो आई विल गेट द इंश्योरेंस अमाउंट। तो क्या दोनों के दोनों इवन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज पर डिपेंड है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द मैच, व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द मैच, आई डोंट नो, बट हमने लगाई है बेट उस पर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, मुझे नहीं पता कार का एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, बट मैंने वहां पे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो बोथ द agreement both are dependent on the future uncertainties, right? But both will fall under a different legal concept. One is a wagering agreement and one is the contingent contract. Let's break down today what is that. So start with a wagering agreement. वेजरिंग एग्रीमेंट जो उसको हम बोलते हैं दैट इज अ बेसिकली बेटिंग एग्रीमेंट। शर्त लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, जिसको आप और भी नामों से जानते होंगे, तो दैट इज अ बेटिंग एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये पार्टीज बेट करती है किस पे, आउटकम ऑफ दी अनसर्टेन इवेंट, कि भाई इसके एंड में होगा क्या, उस पे बेटिंग चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो समवन हैज बेटेड ऑन इंडिया, किसी ने पाकिस्तान पे बैट किया और उसके आउटकम पे यहाँ पे बैटिंग चल रही है, राइट। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वेजरिंग की, इट इज अ मैटर ऑफ अ लक और अ चांस। कोई इसमें स्किल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज बेसिकली अ मैटर ऑफ इट इज अ एलिमेंट ऑफ अ लक और अ चांस। बाय चांस आप भी जीत सकते हो, बाई चांस आपका फ्रेंड भी जीत सकता है। तो यहाँ पे आपने केवल एक शर्त लगाई है, उस शर्त को, उस बेटिंग को हम उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। और इंडिया के अंदर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट या वेजरिंग एग्रीमेंट, आई वुड से इट इज अ वॉइड, इट इज वॉइड ab initio, इसको कोई वैल्यू नहीं है। अगर बैटिंग एग्रीमेंट के लिए आप कोर्ट में जाना चाहोगे तो कोर्ट विल नॉट एंटरटेन योर केस बिकॉज वेजरिंग एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड वॉइड। ठीक है, तो यहां पर हमने डेफिनेशन तो पढ़ी कि क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट, इट इज बेसिकली एन बेटिंग एग्रीमेट। तो लेट्स टेक मोर एग्जांपल रिगार्डिंग टू इट। तो मैंने आपको क्रिकेट मैच के बारे में बताया कि क्रिकेट मैच पे हम बहुत बार बैटिंग करते हैं, फुटबॉल मैच पे बहुत बार बैटिंग करते हैं, और कब कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग, गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ फ्रॉम द तभी हमने बैटिंग कर ली है कि कौन जीतने वाला है आज। अगर मैं जीतूंगी तो तू मुझे पिज्जा खिलाना, अगर तू जीतेगा तो मैं तुझे पिज्जा खिलाऊंगी। तो दिस इज द बैटिंग। कब कर ली, फ्रॉम द मैच स्टार्ट नहीं हुआ तब से हमने उसकी बैटिंग कर चुके हैं। तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। लॉटरी, ठीक है, मैंने लॉटरी टिकट दी, इट्स अ मैटर ऑफ अ चांस एंड अ लक कि मेरा नंबर आ गया तो गॉट द अमाउंट, मेरा नंबर नहीं आया तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ अ लॉटरी टिकट। तो इट्स ऑल्सो अ वेजरिंग एग्रीमेंट। आप अगर कसिनो गए हो या हमने कभी ऑनलाइन खेला है कसिनो के अंदर रूलेट गेम, मैंने किसी नंबर पे बैट किया है, फॉर एन एग्जांपल आई हैव पुट माय मनी ऑन अ नंबर 7 और नंबर 7 आ गया तो आई गेट माय अमाउंट, आई गेट द डबल ऑफ द अमाउंट, और नहीं आया तो आई हैव टू पे द अमाउंट। तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ अ चांस एंड लक। देयर इज नो टेक्नोलॉजी, देयर इज नो स्किल्स, देयर नो कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड, इट्स अ मैटर ऑफ अ लक एंड
चांस। एंड कभी कभी हम शर्त किस पे लगाते हैं, इलेक्शन चल रहे हैं कि इस बार पार्टी कौन सी आएगी हमारी कंट्री में, वेदर इट विल बीजेपी और वेदर इट विल कांग्रेस। तो इलेक्शन के डेट से पहले अगर हमने किसी पे बेट लगा ली तो दिस इज ऑल्सो अ बेटिंग, दिस इज ऑल्सो अ वेजरिंग एग्रीमेंट, राइट। तो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्चुअली। लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियल्स। इनमें सब में कॉमन चीजें क्या है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कॉमन चीजें जो मैं आपको बताऊंगी वो एसेंशियल्स आ जाते हैं, जो अभी एसेंशियल्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाए जाते हैं। तो these are the major essentials required in a wagering agreement. What is that? First is uncertain future event. पहला चीज आपने शर्त ही उसी पे लगाई है जो अनसर्टेन है, फ्यूचर का इवेंट है, जिसके आउटकम के बारे में आपको नहीं पता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आपको नहीं पता है, वो ही वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जिस चीज के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है कि व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दिस इवेंट, वो वेजरिंग नहीं होता। ठीक है, वेजरिंग वो ही होता है जब आपको वो टोटली आपके लिए अनसर्टन हो, यू not at all confident about the result and that is totally based on the future event, that would be a wagering agreement, right? Second essential, it is a mutual chance of gain and loss. कोई आउटकम की हमको आउटकम पता नहीं है और इक्वल चांसेस है, बोथ दी पार्टीज ही इक्वल चांसेस है, कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है, जो हमको हमेशा बैटिंग में देखने को मिलता है कि मैं भी जीत सकती हूँ, उतनी ही चांसेस तुम्हारी जीतने की भी है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो बोथ द पार्टी स्टैंड टू विन और लूज डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। थर्ड इसका नो कॉन्ट्रैक्ट ओवर द इवेंट। दोनों ही पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होता इवेंट के ऊपर। अगर उनका कंट्रोल है इवेंट पे, मतलब दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे आर इनटू द इवेंट, देन इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कब होगा, जब पार्टी जिसने बेट की है, जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, दे आर आउट ऑफ द कंट्रोल, दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं और मैं यहाँ टीवी पे देखते हुए शर्त लगा रही हूँ, बेट कर रही हूँ, तो do I have any control over the event? No. The team players will play their game, the country will play their game, but here I am betting on someone which is totally uncertain, which is totally future event, and I have an equal chance of winning and losing. तो दिस वुड बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेयरएज अगर विराट कोहली वहां पर बैटिंग करते हैं कि बेटा आज मैं ये करूंगा, तो दैट वुड बी नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। व्हाई? बिकॉज ही हैज अ कंट्रोल ओवर द मैच, ही इज प्लेइंग इन द मैच, तो ही हैज कंट्रोल ओवर द मैच, देयरफॉर इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट फॉर द विराट कोहली। Next is no other interest. The parties only have the interest in the money, in the finally in the monetary interest. They don't have any genuine interest in the event. उनको कोई मतलब नहीं है जिसने भी ये शर्त लगाई है कि एक्चुअली कौन जीतने वाला है, एक्चुअली इलेक्शन में कौन जीतेगा, एक्चुअली कौन सा नंबर आएगा। उनको केवल किसने मतलब है, अपने पैसों से, जो वो शर्त के कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट के कंप्लीट होने के बाद उनको मिलेंगे। अदर देन दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द इवेंट। जब ये सारे एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं किसी चीज में, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। एंड माइंड इट, वेजरिंग एग्रीमेंट इज void in India. It is not at all enforceable in the Contract Act. Right? So this is the wagering agreement. Now there are some exceptions कि भाई इसमें चीज़ें कई चीज़ें क्या होती है, सारे असेंशियल्स होने के बाद भी यहाँ वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर ये नहीं कहलाए जाएंगे। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द वेजरिंग एग्रीमेंट, लीगली वैलिड, दे आर लीगली वैलिड despite being similar to the wager. Wagering agreement के similar है, but they are considered to be valid because of certain conditions. So there are three exceptions to it. First is, if you have won the competition because of your skills, if तो यहाँ पे skill based competition is one of the exceptions. For an example, I am a very good dancer.
एंड आई हैव सेड कि आज अगर मैं ये जीत जाऊंगी तो तुम मुझे 1000 रुपए प्राइज में दे देना। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, आई एम टैलेंटेड, आई एम स्किल्ड इन दैट एंड आई वॉन द, इफ आई वॉन द कॉम्पिटिशन तो इट इज बेस्ड ऑन नॉट ऑन द म्यूचुअल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द लक और chance. It is I have won the competition because of my skill, because of my talent. So any competition which you will win by your skills or by your talent, that is not a wagering contract. For an example, you have solved the crossword and submitted to the newspaper or somewhere and you won the prize, so it is not considered to be a wagering contract. Why? Because you have won because of the skill and talents and the knowledge you have. So therefore it would not be considered as a wagering contract. So when a competition primarily relies on the skill rather than the chance, it is not considered to be a wager. Clear? The first example, when you win the competition because of your skill or a talent. Second is horse racing. हॉर्स रेसिंग में क्या होता है, अगर यू हैव पुट सम मनी ऑन द हॉर्स एंड दैट हॉर्स विन द रेस, तो यू विल ऑल्सो विन द अमाउंट, राइट? तो दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द wagering contract. Why? Because it is again based on the skills, based on the talent of the horse. The horse has won the race, and if the local regulations allowed the horse race, then horse race is not a wagering contract. So it depends on the local laws of your country whether your horse racing is allowed in that state or not. If it is allowed, then it is not a wagering contract, right? Third is stock market trading. We all know, we all invest in stocks, we all invest in shares. तो हम जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, do we need to study, do we need to do any research? Because based on that research or the study, we invest our amount in that particular shares, right? तो वो भी किस पे डिपेंड करता है? Because of our skill, talent and the study we have done, we have invested some amount, and because of that we again get the benefits from that. So that is also not a wagering agreement. So any share market transaction which you have invested because of your analysis, because of your study, because of your research, then it is not considered to be a wagering agreement. So these three are the exceptions to the wagering agreement. तो आपको wagering agreement तो समझ में आ ही गया होगा. तो wagering agreement को जब भी हम पढ़ें, हमारे दिमाग में जब भी wagering agreement हमारे सामने आए, तो it always please associated with the bet. शर्त से आप associate कर लो, आपको हमेशा जल्दी recall हो जाएगा. Now, what is contingent contract? ठीक है, अगेन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम समझते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कंडीशन. फॉर एन एग्जांपल, आई वांट टू बाय अ लैपटॉप, आई वेंट टू द क्रोमा शोरूम, मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे डेल का चाहिए, मुझे किसी भी कंपनी का लैपटॉप चाहिए. उसने मुझे दिखाया, आई लाइक द लैपटॉप, ही सेड 50,000 का है, आई गिव हिम द कैश एंड ही गिव मी द लैपटॉप. So this is, I have been in a contract with the Chroma showroom, but without any condition. Just I like the laptop, I bought the laptop, and in consideration I give the 50,000 cash. No condition required. It is an absolute contract without any condition करते हैं. तो एक वो तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं absolute contract. दूसरा होता है contingent contract. Contingent contract क्या होता है? contract which is based on some condition. For an example, आपको NLU में admission लेना है, क्या उस admission से पहले you need to clear some conditions before you have to eligible for the NLU Bangalore? Yes, what is that? You need to have a good rank before submitting admission form to the Bangalore, and you have to clear your 12th exam. So these are the conditions are required to be fulfilled before getting the admission in NLU Bangalore. राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बैंगलोर, NLU Bangalore and you. What if the conditions are fulfilled, then only you will get the admission there. So this is the contingent contract, right? If it second can be the example, अगर आज बारिश हुई तो मैं तुमको आज डिनर पे लेकर जाऊंगा.
ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। तो यहाँ पे डिनर पे कब जाएंगे हम, जब बारिश होगी। तो माई डिनर इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन, यस, तो दिस टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, right? So contingent contract, the promisor is only required to fulfill the promise if a specific event or condition happens. तो यहाँ पे बोला promise तभी fulfill होगा जब वो condition या specific event fulfill हो जाएगा, ठीक है। NLU बैंगलोर आपको तभी admission देगा जब आप वो condition fulfill कर दोगे। आप dinner पे तभी जा पाओगे जब बारिश हो जाएगी। तो वो promise कब fulfill होगा, जब वो specific event और condition fulfill होगी। This means the contract become enforceable only when the event take place. अगर वो इवेंट होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो इवेंट हुआ ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कभी नहीं होगा। तो दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अनलाइक वेजरिंग एग्रीमेंट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्सेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो लीगल होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट के जैसे नहीं, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लीगली रिकॉग्नाइज्ड है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड it is considered to be a valid contract, right? So here are some examples for that. पहला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर मेरी तबीयत खराब हुई, इफ तो मैं मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मुझे मेडिकल इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। तो शर्त क्या है इंश्योरेंस अमाउंट मिलने का, एडमिट होना, तबीयत खराब होना, राइट। अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। तो इंश्योरेंस अमाउंट मिलने की सेकंड कंडीशन क्या थी इसमें, यहाँ पे थी कार एक्सीडेंट होने की, कार खराब होने की, तो वहां पे तब मिलेगा, राइट। तो दूसरा है लोन गारंटी। अगर आप अपनी पेमेंट में फॉल्ट में आते हो, इफ यू हैव डिफॉल्टेड, इफ यू हैव फॉल्ट एट योर इंस्टॉलमेंट, तब जाके आपकी जिम्मेदारी शुरू होगी, गारंटर की जिम्मेदारी शुरू होगी, राइट। सपोज ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर ए ने बी को लोन दिया है फॉर 10,000 रुपीज, ठीक है। अब शर्त क्या लगी बी की, अगर बी नहीं दे पाया तो सी को पैसे देने पड़ेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बी। ये होता है कई बार, लोन गारंटीज होती हैं कि भैया अगर बी ने अपना लोन नहीं चुकाया तो सी को लोन चुकाना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी। अगर ए बी फेल हो गया तो सी पे करेगा। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंडीशन, इफ बी फेल्स सी विल पे। तो सी का कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होगा, बी की इस कंडीशन के बाद। तो देयरफॉर लोन गारंटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, ये क्या होता है, हर नहीं, अगर तुमने अच्छी परफॉर्मेंस की तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट दिस अमाउंट एज अ बोनस। तो कब मिलेगा बोनस, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द बोनस, अ परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या मिलेगा बोनस, नहीं मिलेगा। तो बोनस के लिए क्या हो गया, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ प्रायर कंडीशन। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिजेंट contract. And the last is, if you get this parcel, I will purchase it in the 10,000 rupees, right? So what is the prior condition before purchasing the goods? कि भाई तुमको अगर कल तक पार्सल मिल गया तो मैं तुमसे सामान खरीद लूंगा। तो this is a prior condition, राइट अगर नहीं मिला तो क्या खरीदेगा, कोई नहीं खरीद पाएगा। तो these are all examples of a contingent contract. And what are the similarities between all of them? What are the similarities? The similarities are this. These four are it is also dependent on future event. अगर ऐसा होगा तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, राइट। तो प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन दी फ्यूचर इवेंट कि ऐसा होगा तो हम करेंगे। अगर इस साल बारिश होगी तो किसान अच्छी फसल हमें देंगे, तो बारिश होना इज दी प्रायर कंडीशन, नो, तो वो बेस्ड है फ्यूचर इवेंट में, जब होगी तब देखेंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट। तो
नेक्स्ट इज कोलैटरल इवेंट. व्हाट इज कोलैटरल इवेंट? कि जो इवेंट है, जो हमने बात की है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज की, दैट इज ओनली कोलैटरल. एंड व्हाट इज कोलैटरल मीन्स? इट इज लिंक्ड टू द प्रॉमिस. इट इज लिंक्ड, इट इज अ सबऑर्डिनेट टू द इवेंट. अगर ऐसा होगा तो प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. अगर नहीं कुछ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. तो इट इज नॉट द डायरेक्ट प्रॉमिस बट समथिंग रिलेटेड टू इट. तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं है कि भैया आप आओ और प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया. नहीं, ये क्या है? कोलैटरल प्रॉमिस है कि यहाँ पे अगर ये चीज हुई तो जाके प्रॉमिस बनेगा. तो ये कोलैटरल इवेंट पे बेस्ड होता है. रियल इंटरेस्ट. रियल इंटरेस्ट एक्चुअली द पार्टी हैव द इंटरेस्ट इन द इवेंट. ऐसा वेजरिंग एग्रीमेंट के जैसे ना कि हमको इवेंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको केवल मॉनेटरी इंटरेस्ट है, यहाँ नहीं है. यहाँ एक्चुअली पार्टीज को इंटरेस्ट है इस इवेंट में. एज अ क्लैट एस्पिरेंट यू एक्चुअली हैव द इंटरेस्ट इन द NLU admission, right? And you actually have an interest about the contingent. 12th में पास भी होना है, रैंक भी लानी है, तो आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है किसके अंदर? इवेंट के अंदर. तो एटलीस्ट वन पार्टी हैज अ स्टेक इन द आउटकम. इन इन्फोर्सिबिलिटी ओनली आफ्टर द इवेंट occurs. तो यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी कब होगी? कब वे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग बनेगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जब इवेंट टेक प्लेस होता है, जब वो इवेंट हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम बाइंडिंग ओनली इफ द इवेंट टेक प्लेस. अगर वो इवेंट ही नहीं हुआ तो वहां पे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लीगल बाइंडिंग नहीं बनेगा. अगर वो इवेंट हो गया, वो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग बन जाएगा. तो दिस आर द एसेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. क्या है इसमें? पहला है फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा, राइट? कोलैटरल इवेंट होता है, मतलब जो इवेंट है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रॉमिस. रियल इंटरेस्ट, पार्टी को एक्चुअली कोई ना कोई, एटलीस्ट वन पार्टी को उस आउटकम में इंटरेस्ट है, उस इवेंट में इंटरेस्ट है जो इवेंट हो रहा है. उस किसान को एक्चुअली इंटरेस्ट है उस बारिश हो जाए तो उसकी फसल बिक जाएगी, राइट? एक्चुअली क्लैट एस्पायरेंट को रियल इंटरेस्ट है कि उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको NLU बैंगलोर में एडमिशन मिल जाएगा, राइट? तो दीज आर दी रियल इंटरेस्ट. पार्टी को, किसी ना किसी पार्टी को रियल इंटरेस्ट होता है इन द इवेंट. एंड सेकेंड एंड द लास्ट इज इन्फोर्सेबल. कब होगा? जब वो इवेंट अकर हो जाएगा. इवेंट होगा तभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग बनेगा, right? So this is a contingent, this is all about the contingent contract. Let's check the difference in short. तो पहला है वेजरिंग एग्रीमेंट एंड वेजरिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है? अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दी बेट वेयर नीदर पार्टी हैज अ रियल स्टेक इन द आउटकम. उनको कोई मतलब नहीं है आउटकम के अंदर, एक्चुअली आउटकम का रिजल्ट क्या होगा, आउटकम में उनको उसके इवेंट में एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको केवल इंटरेस्ट है अपनी बेट में. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो वेयर वन पार्टी ऑब्लिगेशन डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन ऑन फ्यूचर इवेंट. तो यहाँ पे उनकी ऑब्लिगेशन, उनका प्रॉमिस ही डिपेंड करता है ऑन सर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर. लीगैलिटी क्या है? इट इज वॉइड एंड अनइन्फोर्सेबल. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, अनइन्फोर्सेबल होता है, वेयरएज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और इन्फोर्सेबल होता है इंडिया में. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन द इवेंट. यहाँ पे इंटरेस्ट होता है क्या? नो इंटरेस्ट, ओनली बेस्ड ऑन द चांस. इंटरेस्ट नहीं होता, इट इज अ बाय चांस, बाय लक वो इवेंट आपको वो बेट, आपको वो अमाउंट मिलता है. एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी हैज द जेन्युइन इंटरेस्ट इन द इवेंट. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द इवेंट. किसका क्या कंट्रोल होता है? नो कंट्रोल ओवर द इवेंट. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होता इवेंट के ऊपर, पर यहाँ मे हैव सम क्लैट एस्पिरेंट मे हैव द कंट्रोल. 12th में पढ़ेंगे तो मार्क्स भी आ सकते हैं, 12th में और क्लैट के लिए पढ़ेंगे तो भी उनकी रैंक आ सकती है. तो दे मे हैव द कंट्रोल ओवर द मी. ऐसा नहीं होगा ही होगा, दे कैन हैव, दे कैन नॉट हैव, राइट? पर वेजरिंग में तो उनके पास कभी भी कंट्रोल नहीं होता, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. नाउ कम सम, लेट्स चेक आउट विद इन some example.
we have to identify whether it's a wagering or a contingent, right? तो पहला है A and B bet 5,000 on whether it will rain tomorrow. What type of contract is this? तो दोनों A और B ने शर्त लगाई है 5,000 पर कि भाई अगर कल बारिश होगी तो तुम्हें 5,000 मिलेंगे, नहीं होगी तो तुम्हें मिलेंगे. तो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है? इट इज अ बेटिंग. एक्चुअली डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन रेन और दे हैव ओनली द इंटरेस्ट इन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी sum, that is rupees 5,000. So we can very well see by the example, they only have the interest in 5,000. They don't have any interest in the rain, in the event, and it is not based on any condition. So therefore, and it is based on the future event, tomorrow, future event. So this is a wagering agreement. Next, A promises to sell car to B if B secures a job within 3 months. What kind of a contract is this? Again, there is a condition? Yes. अगर B को जॉब मिल गई 3 महीने में तो A अपनी गाड़ी B को बेच देगा. तो यहाँ पर क्या इवेंट में इंटरेस्ट है B को? यहाँ पे B को उस इवेंट पे इंटरेस्ट है, इट इज अ कंडीशन, राइट? और यहाँ पे B को उस गाड़ी में इंटरेस्ट है, यस. यहाँ पे A तभी गाड़ी बेचेगा B को जब B को जॉब लग जाएगी 3 महीने. तो देयर इज अ कंडीशन बिफोर. कंडीशन किसके लिए? फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो ये फ्यूचर अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है टू फुलफिल दिस प्रॉमिस. तो दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? समझ में आया? इट इज अ कंडीशन. और यहाँ पे केवल बैटिंग चल रही है, विनिंग एंड लूजिंग चांसेस. ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है. यहाँ पे केवल एक कंडीशन है, वो कंडीशन के फुलफिल होते ही ये प्रॉमिस, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. So this is a contingent contract. A agrees to pay B 1 lakh if B factory is destroyed by fire. Again, A कब देगा B को लाख रुपए? जब B की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी. किससे? फायर से. दिस इज एन इंश्योरेंस अमाउंट, दिस इज टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो अगेन, क्या इज दिस अ लीगली वैलिड? यस, इट इज वैलिड. व्हाई? बिकॉज इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगेन, यू कैन इजीली सी द कंडीशन. इट इज अ कंडीशन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन पूरी करो, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करो. तो दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ, 2 friends bet rupees 2,000 on whether Anuj will win a dance competition or not. Is this enforceable? तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स ने शर्त लगाई है कि उसका तीसरा फ्रेंड अनुज डांस कॉम्पिटिशन में जीतेगा या नहीं. तो यहाँ पे इट इज अ चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, राइट? दोनों फ्रेंड में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है. अनुज जीत भी सकता है और अनुज हार भी सकता है. एंड क्या इन दोनों फ्रेंड्स का कोई भी कंट्रोल है डांस कंपटीशन के ऊपर? नहीं, इन दोनों का कोई कंट्रोल नहीं है. प्लस दोनों की चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इक्वल है. थर्ड, यहाँ पर बैटिंग के अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा. तो दिस इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. A wagering agreement is not valid, right? So it is not enforceable. A promises to pay B 10,000 if B completes a marathon race. Is this the wagering agreement? तो यहाँ पे बोला A प्रॉमिस करेगा B को 10,000 को देने के लिए रेडी है अगर B मैराथन रेस कंप्लीट करता है. वेजरिंग एग्रीमेंट पूछा, वेजरिंग है कि नहीं है? वेजरिंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसका तो कंट्रोल हो गया. हमने क्या बोला था? बोथ द पार्टी शुड नॉट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट. बट यहाँ मैराथन रेस कौन कर रहा है? B कर रहा है. तो B तो कंट्रोल कर सकता है, इस इवेंट को कंट्रोल कर सकता है. तो देयरफॉर इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट. दिस इज अगेन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. A agrees to pay B 20,000 if B wins a state level chess tournament. Is this a wagering? Again,
इसको 20,000 रुपए मिल जाएंगे अगर बी ने स्टेट लेवल चेस टूर्नामेंट भेज दिया। तो हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, अगर आपने कोई भी कंपटीशन अपने स्किल बेस से जीता है, स्किल टैलेंट की वजह से जीता है, तो दैट वुड नॉट बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट, राइट। और यहाँ पर बी ने चेस टूर्नामेंट अगर वो जीतता है तो किसके बेसिस पे जीतेगा? बिकॉज ऑफ द स्किल्स एंड द टैलेंट। तो वहां पे अगर उसको 20,000 मिलते हैं तो दिस इज नॉट अ वेजरिंग, दिस इज अ एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज नॉट अ वेजरिंग। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा व्हाट इज वेजरिंग, व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आई होप इतना ये डिफरेंसेस आपको हेल्प कर सके आपके क्लैट के एग्जाम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।